हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, या ये समझ लो पुरानी बुक का नया चैप्टर, व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो आओ समझते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है। सबसे पहले लिखा है बेटा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें अडोब को कंप्यूटर सिस्टम से किया जाए, जिसमें अडोब कंप्यूटर सिस्टम से किया जाए। अडोब का मतलब होता है, ए का मतलब अकाउंटिंग, डी का मतलब डिसीजन, ओ का मतलब ऑपरेशन और पी का मतलब प्रोसेस। जब भी ये चार काम अपन कंप्यूटर सिस्टम से करें, ठीक है, कोई भी काम, इसमें से कोई भी काम अपन कंप्यूटर सिस्टम से करें, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। IS बोल दो या ITS बोल दो, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल दो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बोल दो। तो शुरुआत में ही अपन को बता रखा है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है। अब नाम ही क्या है, वर्ड क्या है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, है ना। तो जब नाम ही ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है तो शुरुआत भी कैसे होगी, रिफर्स टू अ बिजनेस एनवायरनमेंट। AFRM, ठीक है, रिफर्स टू फ्रेमवर्क। AFRM फ्रेमवर्क है तो उसके डेफिनेशन में फ्रेमवर्क से आता है। ये एनवायरनमेंट है तो इसकी डेफिनेशन में एनवायरनमेंट से आएगी, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट रिफर टू अ बिजनेस एनवायरनमेंट, वो बिजनेस एनवायरनमेंट जहां पर अडोप्ट किससे कैरी किया जाए, कंप्यूटर सिस्टम से कैरी किया जाए, ठीक है। और इसी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को तुम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोल सकते हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम भी बोल सकते हो। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड कहीं पढ़े क्या? अरे यहां पर कह रहा हूं थर्ड चैप्टर में कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एनवायरनमेंट के बाद आता था रिस्क असेसमेंट, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। क्या बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, वेरी गुड, ठीक। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम अपन ऊपर पढ़ के आए थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बता रहा है क्या होता है, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट जहां पर अडोप्ट कैरी आउट होते हो कंप्यूटर सिस्टम से। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब वो बिजनेस एनवायरनमेंट जहां पर अडोप्ट कैरी आउट बाय कंप्यूटर सिस्टम, ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, ये भी नाम है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, ठीक है। अब अडोब का मतलब, ए का मतलब अकाउंटिंग, डी का मतलब डिसीजन, ठीक है, पी का मतलब, ओ का मतलब ऑपरेशन, बी का मतलब प्रोसेस। समझ गए? बड़े आगे। अब जब मैं तुमसे कहता हूं तुम समझ गए तो तुम कहते हो हाँ तुम समझ गए, ये सब कंप्यूटर सिस्टम से कैसे होता है। आगे आएगा ही नहीं, आगे आएगा ही नहीं, क्या भाई, नहीं हो। अब समझे, बच्चा तो ऐसा येड़ा होता है जो आगे आता है पहले ही पूछ लेता है ना। और मतलब तुम ऐसा सोच रहे हो कि जो अभी पहले आ गया वो आगे दोबारा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसके बारे में तो समझा देता हूँ ये क्या होता है। आज जैसे YouTube पे हम वीडियो अपलोड करते हैं अपन, वीडियो बनाकर, ठीक है, तो YouTube क्या है, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है ना। अब तुम देखो कंप्यूटर सिस्टम से अकाउंटिंग होती है तो तुम्हें पता है, टैली वगैरह सब कंप्यूटर में चलता है ना, अकाउंटिंग होती है तुम्हें पता है। ये प्रोसेस, ऑपरेशन और डिसीजन क्या गया, कंप्यूटर सिस्टम डिसीजन भी ले लेता है, हाँ। यूट्यूब नहीं लेता, डिसीजन लेता है ना। तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करो, है ना, यूट्यूब के अंदर वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करते उसको लगता है कोई गाना वाना तुमने डाल रखा है, कॉपीराइट क्लेम दे देगा, ठीक है। कोई उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है, बोल देगा नहीं चलेगी ये वीडियो। तो ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है, यूट्यूब खुद से ले रहा है, ठीक है। तो यूट्यूब खुद से सारे डिसीजन ले लेता है, वो ऐसे नहीं बोलता रुक 5-6 दिन रुक यार तेरी वीडियो देखने दे, बहुत सारी वीडियो है पेंडिंग, ठीक है, तुम वेट कर रहे हो कब अपलोड होगी, कब अपलोड होगी, कब अपलोड होगी, अपलोड ही नहीं हो रही। ऐसा होता है हाँ तो वीडियो को प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। वीडियो आती है उसको पूरा प्रोसेस करके वो खुद ही चेक कर लेता है उसको, ठीक है। वो खुद ही चेक करके बता देता है भाई इसमें कॉपीराइट क्लेम है, इसमें ये है, ये नहीं चलेगा, ये गलत कंटेंट है, ठीक है। तो सभी वही बता देता है। आई बात समझ में? अब सॉफ्टवेयर डिसीजन भी लेते हैं, ये हमने देख लिया। अकाउंटिंग करते हैं तो पता ही है। अब ये क्या है, प्रोसेसेस और ऑपरेशन। अभी अमेजोन को ले लो, अमेजोन का सिस्टम क्या होता है कि अपन परचेस कर रहे हैं, जैसे तुमने परचेस किया
सामने वाले सेलर के पास पहुंच जाएगा अपने पास, सेलर उसको ओके कर देगा तो तुम्हारा ऑर्डर कंफर्म हो गया। ठीक है, तो पहले अपन ऑर्डर करते हैं, फिर ऑर्डर कंफर्म होता है, कंफर्म होने के बाद वहाँ से डिस्पैच सब होता है, जो भी होता रहता है। ये सारा काम अमेजोन खुद कर लेता है, किसी को बैठ के वहाँ पर ऑथोराइज करना नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये सारा प्रोसेस, परचेस करना, सेल करना, ये वो सब प्रोसेस वो खुद ही कर लेता है, सारे ऑपरेशन वो खुद ही कर लेता है। ठीक है, सेल भी हो जाएगा, जिसको पहुंचना है माल उसको ही पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सारे काम अमेजोन खुद ही कर लेता है, उसकी एप्लीकेशन ही कर लेती है। ऐसे ही बैंक को ले लो, बैंक के सारे ऑपरेशन सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेता है। कैसे? आज तुम रात को 3 बजे बैठ के भी रुपया ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा कि रुपया ट्रांसफर नहीं होगा, सुबह बैंक खुलेगा तभी होगा ट्रांसफर। अब बैंक खुलने का वेट कर रहे भाई, अगर 9 बजे बैंक खुला, सारे लोग आए, आकर सिस्टम ऑन किया, ठीक है, 10 बजे तक उन लोगों ने सारी चीज़ें देखी, इतने इतने पेमेंट है, तो इनिशिएट कर रहे हैं, हाँ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। जब वो इनिशिएट कर रहे हैं तब जाके पेमेंट हो रहा है। ऐसे होता है क्या? नहीं, रात को 2-3 बजे भी कर रहे हो, हाथ हाथ पेमेंट हो जाएगा, भले बैंक बंद है। 10 बजे करो, 12 बजे करो, कभी भी करो, छुट्टी हॉलीडे वगैरह में करो। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपने आप ही सारे प्रोसेस, सारे ऑपरेशन कर लेता है। रुपया ट्रांसफर करना, रुपया रिसीव करना, ये सब कर लेता है अपने आप। आई बात समझ में? तो ये होता है प्रोसेसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग और इवन डिसीजन तक ले लेता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब समझ गया एडोब क्या होता है? चलो, नाउअडेज इट इज वेरी कॉमन टू सी कंप्यूटर सिस्टम बीइंग यूज्ड। मन की बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स क्या है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है। ये क्या है? ये छोटी कक्षा में पढ़े थे, 2 टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव में पढ़े थे लेबर ज्यादा और सिंपल मशीन, सिंपल और थोड़ी बहुत मशीन। और कैपिटल इंटेंसिव में पढ़े थे लार्ज एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन एंड लेस लेबर, यही पढ़े थे, है ना? लेबर कम और मशीनें बड़ी बड़ी, लार्ज सोफिस्टिकेटेड मशीन, है ना? सारे काम मशीन ही कर ले भाई। लेस लेबर, ठीक है, और लार्ज एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन, बहुत सिस्टम ड्राइव। ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्या है? सिंपल बात है, ऐसा होगा तभी तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कहलाएगा। थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, टेली वेली, तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हो गया। ये कौन सा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? अमेजोन का एनवायरनमेंट कैसा है? फ्लिपकार्ट का, यूट्यूब वालों का, इन सबका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, सब कर लेता है भाई अमेजोन का सॉफ्टवेयर। सेलर वगैरह को कितना पेमेंट करना है, क्या करना है, फंड कैसे जाएगा, क्या होगा, कितना बिल बनेगा, कितना टीडीएस कटेगा, ठीक है, उनका पूरा सब जनरेट कर देता है। तुम्हारे सारे ऑर्डर जनरेट कर लेता है, तुम्हारी हिस्ट्री वगैरह सब बता देता है, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड रखता है, तुम्हें पूरा, तुम लोग ट्रैक वगैरह सब कर सकते हो। वो बता देगा माल कहाँ तक आ गया, अब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें कब मिलेगा, सारे काम कर देता है। तुम सोचो ये काम कोई पर्सन थोड़ी बैठ के कर रहा है, वहाँ पर सब सॉफ्टवेयर कर रहा है खुद। सॉफ्टवेयर बना के छोड़ दिया बनने, अपन कुछ कर ही नहीं रहे अब। ठीक है, नया सेलर आता है, रजिस्टर होता है, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट डालता है, तुम लोग खरीदते हो, सब सॉफ्टवेयर से हो रहा है। एक सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा है, ठीक है, और अमेजोन पैसा कमा रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाकर ये हो गए अलग। सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस वगैरह इनको करना होता है। ये लोग करते क्या हो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। ठीक है, नहीं तुम बोला अच्छा अमेजोन ने सॉफ्टवेयर बना के बस फ्री हो गया, इंजॉय कर रहा है, घूम फिर रहा है, उसका मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, उसको सिक्योर रखने का काम करते हैं ये लोग, उसको मेंटेन रखने का, सिक्योर रखने का काम करते हैं। बाकी सारे काम, ऑपरेशन वगैरह का सारे काम कौन कर लेता है? ऑपरेशन और प्रोसेस वगैरह सब कौन कर लेता है? सॉफ्टवेयर ही कर लेता है। सारे प्रोसेस वही परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, सारे प्रोसेस, पहले ऐसा होगा, ऐसा माल आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये बुक होगा, फिर इसमें ऐसे एंट्री होगी, ऐसा होगा, सब सॉफ्टवेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल है लेस मैनुअल इंटरवेंशन और मोर सिस्टम ड्राइवर। मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा, सिस्टम ड्राइवर ज़्यादा होगा, लोगों का काम बहुत कम होगा वहाँ पर। तो ऐसा एनवायरनमेंट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, की फीचर्स पढ़ रहे हैं अपन, उसमें सबसे बड़ा की फीचर्स तो यही है। उसके बाद बोलता है आगे, इफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट इज मोर ऑटोमेटेड इट इज लाइकली टू बी। समझ में आई क्या है? अगर बिजनेस एनवायरनमेंट ज्यादा ऑटोमेटेड होगा तो ऑडिटर के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। समझे? नॉलेज नहीं होगी उसके पास। अरे तुम्हारे पास सारे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की नॉलेज है क्या? सर सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं मोबाइल के भी आते हैं, कंप्यूटर के भी आते हैं, सारे सॉफ्टवेयर, कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, सब आता है मेरे को। पूरा प्ले स्टोर चला के दिखा दो आपको। वाह यार, तुम्हें क्या लगता है प्ले स्टोर में ऐसा बच्चे जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं क्या? भारी भारी हाई लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं?
आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर होते हैं, तुम लोग कोई डिज़ाइन बना सकते हो घर की उसमें, ठीक है। मोबाइल के कह रहा हूँ, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, अभी कंप्यूटर में तो आया ही नहीं। ऐसे कंप्यूटर में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी तो इंस्टीट्यूट चलता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे टेली नहीं चलता क्या इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है टेली की। सर टेली का कोर्स कौन कराएगा, अच्छा कोई बताओ ना इंस्टीट्यूट। तो कोर्स क्यों कर रहे हो टेली का? टेली क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन भी होता है जिसका कोर्स करना पड़ता है। सर मेरे को स्नैप डाउनलोड करना है, पहली बार चलाऊंगा स्नैप, बताओ ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बढ़िया स्नैप चलाना सिखाए, वो तो अपन खुद ही सीख लेते हैं ना। तो हर एप्लीकेशन की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। बहुत से एप्लीकेशन तुम्हारे मोबाइल में काम के भी होंगे, हर चीज़ की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। अब तुम्हारे मोबाइल में मान लो वो है PDF रीडर वगैरह है, तुम्हारे मोबाइल में मान लो ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसमें वो एक्सेल वगैरह चलता है। एक्सेल की पूरी क्लास होती है, तुम्हें एक्सेल थोड़ा बहुत आता हो तो आता हो, ठीक है। एक्सेल तो हाई लेवल की चीज़ है, एक्सेल तो इतना खतरनाक लेवल की चीज़ है जो एक्सेल खुद ही सॉफ्टवेयर बना देता है, ठीक है। सारे फॉर्मूले लगा दूंगा, प्लस माइनस ये वो मल्टीप्लाइड, एक्सेल क्या क्या कर लेता है भाई। एक्सेल के तो कोर्स चलते हैं, एक्सेल की तो क्लासें चलती है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे है जो तुम खुद से सीख लेते हो, कुछ ऐसे है जो सीखना पड़ता है, ठीक है। समझ गए ना, यही बात यहाँ पर है। तो जितना ज़्यादा ऑटोमेटेड होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ये बिजनेस के लिए कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा, तुम कॉमन सेंस लगाओ। अगर बिजनेस के लिए कॉम्प्लेक्स बनेगा तो बिजनेस येड़ा है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्यों जाएगा, समझ लो बात। ऑर्डर के लिए कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, एंड ERP के बारे में बता रखा है, देन इट इज कंसिडर मोर कॉम्प्लेक्स टू ऑडिट। ये बहुत भारी सॉफ्टवेयर है ERP, बताऊंगा अभी आगे, और ऊपर से पढ़े पहले, फिर यहाँ आते आते ये बताऊंगा ये क्या है, वर्जन है ERP बताऊंगा क्या होगा। चलो, ये कह रहा है एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा ऑटोमेटेड होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। अब ये की फीचर्स लिख रखा है इसने। अब कमाल की बात है, देखो ICAI को पता नहीं जानबूझ के नहीं समझता, मासूम बन जाता है। क्या है, क्या लिखा है? की फीचर्स। फीचर्स समझते हो? फीचर्स का मतलब होता है कि एक मोबाइल है मेरे पास, इसमें इतना मेगापिक्सल कैमरा है, इतना स्टोरेज है, इतने GB रैम, इतने GB रोम, ये वो इंटरनल सब, ये सब फीचर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये अच्छा फोटो लेने में हेल्प करता है, शानदार फोटो आता है, ये इंपॉर्टेंस है उसकी, एडवांटेज बता रहे हो तुम लोग। अब देखो फीचर्स लिखा है, पहला इनेबल फास्टर बिजनेस हो, ये फीचर है। एडवांटेज समझ लो, बेनिफिट समझ लो, है ना, मेरिट समझ लो उसका। तो ये क्या कर रहा है, ये फीचर्स भी है प्लस लिखने के तरीके से जैसे इसने लिखा है, जो बताया जा रहा है उससे बेनिफिट भी पता चल रहा है, बेनिफिट और एडवांटेज भी पता पड़ रहा है, समझो ना। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का बेनिफिट क्या है? आज अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ बेटा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का बेनिफिट क्या है, क्या फायदा होता है इससे, तो तुम क्या बोलोगे? मुझे यही लाइन तो बोलोगे, है ना। इनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग, समझ रहे हो तुम लोग। चलो, तो अब तुम ऊपर से नीचे तक देखोगे तो तुम्हें लगेगा फीचर्स में तो बस अकेला ये है ना, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, ये इसका फीचर है। पढ़ेंगे अभी, आओ पहले ये पढ़ते हैं। इनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन फास्टर, ऐसे एक क्लिक, बस ये क्लिक किया और सारे काम हो गए। ये क्लिक करते ही ऑर्डर हो गया, वो पेमेंट में जाएंगे। जैसे अपन ने क्लिक किया अपना वो OTP डाल के, OTP क्या तो GPay पे UPI डाल के, पिन डाल के जैसे एंटर किया, एक थोड़ा सा चकड़ी घूमती बस, ठीक है, थोड़ा सा घूमती वो, गया पैसा, ठीक है, गया। अब बैठे रहो आराम से, अब ठीक है, अब आ जाएगा प्रोडक्ट थोड़े टाइम में तुम्हारे पास। तो सारा काम बस एक क्लिक से हो जाता है ना। इनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशन बहुत स्पीड से होते हैं। एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, हाँ बेटा बोल। हाँ, वो फीचर्स ही है, वही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो, ठीक है। अब ये फीचर भी है और ये बेनिफिट एडवांटेज भी है, ठीक है। तो कभी तुमसे बेनिफिट पूछ ले तो ऐसा बोला बेनिफिट तो पढ़ाए नहीं, फीचर्स पढ़ाए, ये बेनिफिट ही है, ठीक है। एडवांटेज, बेनिफिट, मेरिट्स जो बोल रहे हैं बोलो, इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी। दूसरा एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, डेटा भी बहुत अच्छे से एक्यूरेटली प्रोसेस करता है, ठीक है। तो डेटा प्रोसेस करता है एक्यूरेटली, कंप्यूटेशन वगैरह कुछ कंप्यूट करना हो, कुछ कैलकुलेट करना हो, सब वो कर देता है सॉफ्टवेयर। वो भी कैसे करता है? एक्यूरेसी के साथ, ठीक है।
तुम गलती कर सकते हो कैलकुलेटर में, तुम लोग कुछ टाइप वगैरह करोगे तो कैलकुलेटर में अगर तुमने बराबर टाइप किया है तो बराबर ही तुम्हें रिजल्ट देगा, ठीक है। तुम कह सकते हो 2 2 4 3 3 6, कैलकुलेटर तो 3 3 9 ही बोलेगा। कितने भी ज़्यादा कैलकुलेशन कर लो, स्पीड से कर लो, तो अब स्पीड में अपना दिमाग चकरा सकता है, कैलकुलेटर नहीं, ठीक है। तो डेटा कैसा प्रोसेस करता है वो, एक्यूरेसी के साथ। एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, अरे कितने भी ट्रांजेक्शन हो यार, कोई लिमिट थोड़ी है इनकी, ये लोग कितने भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर देंगे। जैसे यूट्यूब की बात करूं, यूट्यूब के ऊपर एक दिन में लाखों वीडियो डले भले, लाखों वीडियो। यूट्यूब ऐसे नहीं बोला यार प्लीज यार, हाँ हम एक सिस्टम है तो तुम हमारे साथ ऐसे इतने सारे ट्रांजेक्शन करोगे हमारे साथ, नहीं, हमारा भी थोड़ा रेस्ट करने दो यार। और संडे को तो प्लीज वीडियो अपलोड किया ही मत करो, एक संडे तो मिलता है ना, ऐसा बोलता है यूट्यूब, एक संडे तो मिलता है। तो बेटा कितना भी काम करो ना तुम, कितना भी अपलोड करो, सिस्टम कितना भी कर सकता है, कितना भी वॉल्यूम ट्रांजेक्शन कितना भी कर सकता है, ठीक है। तो एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, इंटीग्रेशन अमंग बिजनेस ऑपरेशन। क्या होता है, सिस्टम इंटीग्रेट होते हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेट हो सकते हैं, मतलब ऐसे जोड़ सकते हो तुम लोग। क्या हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को और सेल का अपना जो सॉफ्टवेयर था उनको अपन ने जोड़ दिया। जैसे सेल बुक करते जा रहे हैं हाथों, उसकी अकाउंटिंग भी होती जा रही है, ठीक है, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। या एक तरीका होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, सेल से अपन ने एक्सेल फाइल निकाल ली, एक्सपोर्ट कर ली, तो सेल को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया, उस एक्सेल फाइल को अपन ने टैली में इंपोर्ट कर लिया, उससे सारी सेल अपनी आ गई यहाँ पर। तो ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला फीचर भी होता है, ठीक है। चलो मोबाइल में आते हैं, मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करता है क्या? व्हाट्सएप पे इमेज डाउनलोड करते हो तो फाइल मैनेजर में शो होती है क्या, गैलरी में शो होती है क्या? हाँ, तो ये फाइल मैनेजर और व्हाट्सएप अलग अलग सॉफ्टवेयर है क्या? तो ये इंटीग्रेट कर रहे हैं आपस में, हाँ कर रहे हैं भाई, ठीक है। और तुम जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो फोटो वोटो सबकी परमिशन मांगता है ना, क्योंकि वो दूसरी ऐप है, तो परमिशन मांगता है, मैं उसके साथ जुड़ जाऊँ क्या, इंटीग्रेट कर लूँ उस ऐप के साथ? तुम बोलते नहीं नॉट अलाउ, तो बोला नहीं खुलू, जा अभी खोल के दिखा दो, नहीं खुलूंगा, ठीक है। तो कोई कोई ऐप तो खुल जाते मगर वो काम अच्छे से नहीं कर पाते, तुम्हारा सारा काम खुल जाएंगे, बस वो इंटरफेस दिखाएगा तुम्हें खुल रहा है भाई, ये ले भाई, काम वाम नहीं करेगा। जहाँ तुम कुछ करने जाओगे वापस बोलेगा, परमिशन मांगेगा, मुझे उसके साथ जुड़ने दे प्लीज, मुझे उसके साथ इंटीग्रेट होने दे, ठीक है। इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन समझते हो तुम लोग। उसके बाद बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपन लोग रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपन ये देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने रिस्क खुद ही हटा रहा है। जैसे मैंने 50 रिस्क आइडेंटिफाई किए तो 10 तो इंफॉर्मेशन सिस्टम खुद ही हटा देता है, ठीक है, बचे 40 उसमें लगाओ कंट्रोल एक्टिविटी। अभी ये कहानी में तुम्हें पहले पूरी सुना चुका हूँ, ठीक है। तो ये कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है, बेटर कंट्रोल देता है, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, ठीक है। एक कंट्रोल ये भी है इसका, ये इस लाइन का एक आंसर ये भी है, एक जवाब ये भी है, लेस प्रोन टू एरर के चांस ही बहुत कम है। ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा ही नहीं तो एरर रहेगा कहां से? आज बैंक के ट्रांसैक्शन में ह्यूमन इंटरवेंशन रहता ही नहीं है, तो तुम 10,000 ट्रांसफर करते हो तो उसको 10 ही मिलता है जिसको कर रहे हो, ठीक है, पहली बात। और ना ही कोई उल्टे सीधे अकाउंट में जाता है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन होता ही नहीं। अब ह्यूमन इंटरवेंशन होता है पैसे जमा करने में, तो प्रॉब्लम जमा करने में आ सकती है बस, ठीक है। गलती से कुछ गलत अपने नंबर लिख दिए, वहाँ गलत अकाउंट में प्रोसेस हो गया या कुछ भी, या उसने काउंट करने में कुछ गलती कर दी, ठीक है, या अपन ने पैसा देने में कुछ गलती कर दी, वह हो सकता है। लेकिन जो भी काम ऑनलाइन चल रहा है, अगर कोई तुम्हें ऑनलाइन पैसा दे रहा है, 10 दे रहा है, तो 10 ही आएगा तुम्हारे अकाउंट में, 1 लाख भी नहीं आएगा, 1,000 भी नहीं आएगा, 10,000 ही आएगा, समझिए बात। चलो उसके बाद प्रोवाइड, जैसे ही एक एंट्री करते हो टेली में, टेली उसको हर जगह पहुंचाता है, लेजर वेजर सब जगह। तो जब भी कभी तुम लोग टेली से रिपोर्ट निकालोगे तो तुम्हें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, अगर सारी एंट्री चली हुई है तो, ठीक है। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता है। ये ऐसे नहीं बोलता कि यार पहले एंट्री कर लो, लेजर में बाद में चलाऊंगा, रात को फ्री रहता हूँ मैं, कुछ होता भी नहीं है काम मेरे पास, तो लेजर ने कहा मैं रात को चलाऊंगा सारी एंट्री। तो तुम दिन भर में सारी एंट्री कर रहे हो, लेजर वेजर में पोस्टिंग रात में कर रहे हो, ऐसे तो नहीं होता है। हाथ तो हाथ, यहाँ एंट्री करी, यहाँ पोस्टिंग हो गई, ठीक है। एक ये बात है मोबाइल में खाता बुक नाम से, ठीक है। खाता बुक में क्या होता है कि अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे तुमने पाल रखे हैं जो रुपया मांगते ही रहते हैं, तो तुम खाता बुक डाउनलोड कर लो। फिर क्या होता है, खाता बुक में जिससे भी रुपया लेना है, जिसको भी देना है, सब एंट्री कर सकते हैं, बहुत सिंपल ऐप है।
अब कोई खाता बुक का कोई कोचिंग लेनी नहीं पड़ती है, खाता बुक डाउनलोड करने के बाद कोचिंग लेनी पड़ रही है मेरे को, ये चलाए कैसे इसको, कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। उस पार्टी का तुमने नंबर सेव कर रखा है ना, बस वहाँ पर जाओ, वो कितना रुपया उसने लिया है, ठीक है, वहाँ पर दे दो, तुमने कितना रुपया उसको दिया और तुमने कितना रुपया उससे लिया, दोनों बताता है, दिया है या लिया है, मतलब देना है तुम्हें रुपया, लेना है तुम्हें रुपया। तो अगर तुम्हें लेना हो तो उसमें डाल दो, तुम्हें देना हो तो हिंदी में भी चलता है, तो कोई भी ऑपरेट कर लेता है, जिसको हिंदी आती है वो भी कर लेता है। भाई इंग्लिश ना भी आती हो, हिंदी भी आती हो तो उससे भी काम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल इंटरफेस है उसका, बहुत सिंपल इंटरफेस, कोई भी चला सकता है उसको। देना और लेना बस ये इसका हिसाब रखता है वो। अब जहाँ तुमने रुपया डाला उसमें हाथों हाथ तो तुम्हें बैलेंस कैलकुलेट करके बता दे, समझ में, हाथों हाथ। जहाँ मैंने अभी तुम में से एक बच्चा, जैसे शुभी का, मैंने शुभी ने मुझसे 1000 रुपया लिया, मैंने जैसे ही लिखा शुभी के अकाउंट में गया, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर में शुभी के उसमें नंबर में गया, वहाँ पर लिख दूंगा 1000 रुपया मैंने इसको दिए, तो हाथों हाथ बैलेंस अपडेट कर देगा। अगर 9000 लेने होंगे अब वो 10 कर देगा अपने आप, ठीक है। लेकिन अब तुम समझो तुमने नोट्स बना रखे, नोट्स तुमने लिखा शुभी से 1000 रुपया लेना है, वो थोड़ी ऐड कर देगा, फिर कैलकुलेटर में बैठ के तुम देखोगे यार कितना लेना है, देखो तो सही, ये ऐड करते जा, समझे, वह मैनुअल काम होता है, ठीक है। अब तुम ना करो तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ता तुम्हें कितना लेना है, जब तक तुम ना करो तब तक तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मैनुअल काम होता है। या तो हाथों हाथ अपन को। लास्ट कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, ये इसका फीचर है कि कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब नेटवर्क वगैरह होने चाहिए। डिपेंड ऑन लिख दो आगे चाहो तो, डिपेंड ऑन कनेक्टिविटी एंड, ये फीचर है उसका, कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड होता है। डिपेंड ऑन कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, खत्म। अरे कनेक्टिविटी भाई, कनेक्टिविटी इंटरनेट का कनेक्शन है, एक सिस्टम दूसरे से कनेक्ट है, वो कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग। नेटवर्किंग नहीं पढ़े क्या छोटी कक्षा में, वो कौन कौन से नेटवर्किंग होते थे, लैन से अपन कनेक्ट करते हैं, वो उसके अलग अलग डिजाइन बनते थे ना, वो स्टार वाला और ये वाला और ऐसा वाला, एक होस्ट होता था बीच में, सारे उससे कनेक्ट है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, पढ़े हो ना तुम लोग वहाँ पर। ये अपन उस कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग की बात कर, ठीक है। एक इंटीग्रेशन अलग होता है भाई, एक कनेक्टिविटी अलग होती है। आज तुमने एक मोबाइल ने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, हाँ कनेक्ट कर देना अपन, वो शेयर लेने के लिए कोई फाइल वाइल लेना, वो कनेक्टिविटी होती है। इंटीग्रेशन अलग है भाई, इंटीग्रेशन अंदर मोबाइल की एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन होता है, ये फर्क है कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलो, तुम्हारा कंप्यूटर कितनी चीज़ों से कनेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों से, हाँ उसमें इंटरनेट का कनेक्शन होता है, उसमें लैन वैन जो भी केबल वगैरह लगी होती है, दूसरे कंप्यूटर वगैरह सबसे कनेक्ट होता है, होस्ट से कनेक्ट होता है, मान लो कोई, ठीक है, तो 50 चीज़ों से कनेक्ट होता है, ठीक। तो कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी की बात करना। अब हमने देखा कि ये सिस्टम हमारा क्या करता है, सिस्टम हमारा सिस्टम हमारा क्या करता है, फास्ट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फास्ट, ठीक है, फास्ट काम करता है मगर एक्यूरेसी के साथ करता है, विदाउट एनी एरर, ठीक है, फास्ट करता है वो भी एक्यूरेसी के साथ, विदाउट एनी ह्यूमन एरर, ठीक है। और जब ये इंटीग्रेट होता है, सारे मिलते हैं आपस में, तो लार्ज वॉल्यूम को प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वापस बोलता हूँ, हमारा सिस्टम क्या करता है, हमारा सिस्टम फास्ट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक्यूरेट डेटा, फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, उसमें भी एक्यूरेसी के साथ, विदाउट ह्यूमन एरर, ठीक है, मतलब काम करता है फास्ट काम भी एक्यूरेसी के साथ करता है, बिना एरर के, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जब ये इंटीग्रेट होता है तो इंटीग्रेट होकर सारे आपस में मिलके बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, और प्रोसेस करके क्या देते हैं हमें, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस, लार्ज वॉल्यूम को प्रोसेस करके हमें देते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है।
साथ में कनेक्टिविटी वगैरह बेटर होगी, कनेक्टिविटी चाहिए होता है बस इनको, कनेक्टिविटी वगैरह बेटर होती है तो ये सिक्योरिटी से अपना काम करते हैं। 6 और ये 7 और ये 8, इतने सारे लिखने की जरूरत भी नहीं है, सारे के सारे थोड़े बहुत याद रहे तो काफ़ी। फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, उसके बाद भी एक्यूरेसी से काम करता है बिना एरर के, ठीक है, पहले 3 पॉइंट। उसके बाद दूसरे 3 पॉइंट, जब ये सारे आपस में इंटीग्रेट होते हैं तो लार्ज वॉल्यूम को प्रोसेस कर लेते हैं, इंटीग्रेट वाला और फास्टर वाला। पहले की शुरुआत फास्टर की है, दूसरे की इंटीग्रेशन की है। तो फास्ट काम करते हैं वो भी एक्यूरेसी और बिना एरर के साथ, और जब ये इंटीग्रेट हो जाते हैं तो लार्ज वॉल्यूम को प्रोसेस करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ये होगा हमारे 6 पॉइंट। अब बचे अपने 2 पॉइंट। ये सब भी हो पाएगा जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है, तब जाकर ये, या कनेक्टिविटी अच्छी होगी और बेटर सिक्योरिटी और कंट्रोल होगा, ये 2 चीज़ होगी तब ये हो पाएगा ये काम, ऐसा बोल दो, ठीक है। कनेक्टिविटी अच्छी होगी और बेटर कंट्रोल और सिक्योरिटी होगी। अब बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाए, ठीक है। तुम बोलोगे न्यूमेरिक्स बना के बता देंगे कुछ इसका, बाकी ऐसे अगर याद हो रहा तो अच्छी बात है ना, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है बेटा। तुम एग्जाम में खुद बैठ के खुद भी सोचोगे ना तो तुम खुद भी लिख दोगे भाई कंप्यूटर सिस्टम के फायदे क्या है, क्या कर रहा है वो, 24/7 वर्क करता है, स्पीड अच्छी होती है। छोटी कक्षा में आता था ई बिजनेस नाम का 11th क्लास में, उसमें भी यही चीज़ पढ़ते थे, स्पीड से काम करता है, ये होता है वो होता है, कभी भी ट्रांसलेशन कर सकते हो, 24/7 अवेलेबल होता है, कन्वीनियंट होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ ऐसे बातें कर रखी है अपन को ERP की, ERP सिस्टम की। ERP मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो एक ही सिस्टम सारे मल्टीपल काम कर देता है। ये रिपोर्ट जनरेट कर देगा, ये रिपोर्ट जनरेट कर देगा, स्टॉक का रिकॉर्ड रख लेगा, इसका रिकॉर्ड रख लेगा, कई सारे रिकॉर्ड भी रखता है और कई सारी रिपोर्ट भी जनरेट कर देता है। तो कई सारा काम हमारा एक सिस्टम कर दे तो हमारा ERP सिस्टम कहलाता है, जिसमें टेली अपना इंडियन बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। तो टेली बहुत सिंपल सिस्टम है, सिंपल सॉफ्टवेयर है, लेकिन टेली में भी इन्होंने कौन सा वर्जन निकाल दिया, ERP वर्जन निकाल दिया, ठीक है। टेली अपना इंडियन बेस्ड है, बेंगलोर में इसका ऑफिस है, और एक सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है सेप, ये जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनी में अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है सेप, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेप ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसके अंदर कई सारा काम ये हमारा एक ही सॉफ्टवेयर कर देता है, कई सारे रिकॉर्ड रखता है और कई सारे रिपोर्ट जनरेट कर देता है ये सॉफ्टवेयर अकेला, ठीक है। ऐसे एक सॉफ्टवेयर है ओरेकल एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर, ये नाम बता रखे बस सॉफ्टवेयर, सेप है, ओरेकल है, ठीक है। सेप बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, जैसे टेली है ना वैसे सेप भी है। देन अब ये क्या है, ERP बेस्ड, तो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड। तो जितना ज़्यादा ऑटोमेटेड होंगे उतना कॉम्प्लेक्स होगा। देन इट इज कंसिडर मोर कॉम्प्लेक्स टू ऑडिट। समझो ना बेटा, तुम्हें इसको सीखना पड़ता है, इसका कोर्स करना पड़ता है, तो ये ऑडिट के लिए कॉम्प्लेक्स होंगे नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है पूरा ही टिक लगा लो यार। ऑन द अदर हैंड इफ अ कंपनी इज यूजिंग ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो वो क्या होंगे, लेस ऑटोमेटेड एंड हैज लेस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। यानी साधारण भाषा में ऐसे बोलना चाह रहा है, अगर लेस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होगा जिसमें ऑटोमेशन बहुत कम है, ठीक है, तो वो लेस कॉम्प्लेक्स होगा, लेस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये ऑफ द शेल्फ क्या होता है, रेडीमेड, ठीक है। ऑफ द शेल्फ का मतलब होता है रेडीमेड। बेटा एक होता है जो तुम खुद बनवाते हो, ठीक है, खुद डिजाइन करवाते हो, और एक होता है रेडीमेड जो तैयार मिल जाता है। एक अपन बनाते हैं और एक रेडीमेड होता है, ठीक है। टेली रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, रेडीमेड। कुछ सॉफ्टवेयर को हमें डिजाइन कराना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है अपने हिसाब से। कॉस्टिंग में भी ऐसे कई सॉफ्टवेयर आते हैं। कॉस्टिंग का पहला चैप्टर ही ऐसा, उसमें लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एक टॉपिक आता है पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में कॉस्टिंग के। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से अपन एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, ठीक है। तो उसमें बता रखा है कि सॉफ्टवेयर बनाने में क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तुम कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो, तुम कैसे काम करते हो, तुम्हारा प्रोसेस कैसे है, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी पड़ेगी जिससे तुम सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा रहे हो, अपना बनवा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे बनाए जाते हैं। ऑफ द शेल्फ मतलब रेडीमेड सॉफ्टवेयर। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर थोड़े ईजी होते हैं और उसमें क्या होता है, ऑटोमेटेड उसका थोड़ा कम होता है, ऑटोमेशन थोड़ा कम होता है उसमें। अरे यार बेटा तुम ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम ले लेके
ये पूछोगे रेडीमेड होता है या मैनुअल होता है, बनवाना पड़ता है। कौन सा नाम लिया? अच्छा MIS। MIS के अंदर दोनों तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, रेडीमेड भी आते हैं, बनवाने भी पड़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब हमारा बंदा जाएगा ऑर्डर, तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा वो, क्या समझेगा वो? तो लिखा हुआ है सम ऑफ द पॉइंट दैट ऑर्डर शुड कंसीडर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग। ऑर्डर ये सारे सवाल पूछेगा वहां जाके। क्वेश्चन नंबर 1, इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज, वन और मोर एप्लीकेशन सिस्टम एंड व्हाट दे आर। कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो बताओ हमें। क्या व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टा यूज करते हो, स्नैप भी यूज करते हो, हाँ ट्विटर भी करते हो, वाह यार बहुत अच्छा कर रहे हो, और सी इंटर भी करते हो, सभी कर रहे हैं कुछ नहीं छोड़ा तुमने तो उससे जाके पूछेंगे भाई तुम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कौन कौन से सिस्टम यूज करते हो। इन्फॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज, कई तरह की एप्लीकेशन यूज करता है, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए टेली यूज कर रहा है, इसके लिए कोई और यूज कर रहा है, पॉइंट ऑफ सेल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद वो कस्टमर एजिंग रिपोर्ट जनरेट करने का सॉफ्टवेयर, जिसमें एजिंग रिपोर्ट जनरेट होती है। एजिंग रिपोर्ट मतलब कौन सा कस्टमर ने कौन सी वाली सेल अपन ने कब करी थी, उसका रुपया कितना बाकी है, क्या वो रुपये को 30 दिन हो गए, क्या 30 दिन के अंदर का पैसा है क्या वो उधार, या उधार 30 दिन के बाद का हो गया, 31 से 60 का हो गया, या 61 से 90 का है, या 90 के बाद का है, कितनी पुरानी उधारी है, ये उधारी का पूरा लिस्ट बना के बता देता है एजिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो हर तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो पूरा प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट संभालता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहले जाके पूछ लो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, देयर पर्पस फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। अब टेली वगैरह वो फाइनेंशियल है, ठीक है। तो कुछ सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल होते हैं। किसी में वर्कर के रिकॉर्ड अपन ने रख रखे, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें वर्कर के सारे रिकॉर्ड है तो नॉन फाइनेंशियल हुआ, ठीक है। लोकेशन ऑफ IT सिस्टम, कहाँ पर है भाई, वो लोकल है या ग्लोबल है, ठीक है। मतलब यहाँ लोकल में, लोकल उसका है होस्ट, मगर कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हो उसको, या वो बाहर है सिस्टम अपना। आर्किटेक्चर कैसा है उसका, मतलब कैसा बना हुआ है, डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है या क्लाउड बेस्ड है। क्या मतलब, सबसे पहले ले लो डेस्कटॉप बेस्ड। तो भाई बेटा डेस्कटॉप बेस्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें सारे डेटा डेस्कटॉप पे ही होते हैं। जैसे तुम्हारे मोबाइल में भी व्हाट्सएप की बात कर लो, तो व्हाट्सएप जनरली मोबाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और टेलीग्राम जनरली क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। टेलीग्राम ऐसा है जिसमें से तुम अगर मान लो कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करते, ठीक, 1 साल बाद भी करोगे तो हो जाएगा टेलीग्राम। व्हाट्सएप पे तो 15-20 दिन बाद करोगे मना कर देगा, नहीं ये सर्वर पे से हट गया, ठीक है। दूसरी बात, टेलीग्राम को दूसरी जगह कहीं पे अपन ने ओपन किया तो सारी चीज़ें आ जाएगी, व्हाट्सएप पे नहीं आएगी। तीसरी बात, व्हाट्सएप को तुम जब भी खोलोगे बिना नेट के वो खुलेगा और बराबर चलेगा, मैसेज नहीं आएंगे नए, पुराने सारे पढ़ भी सकते हो, कितने भी पीछे जा सकते हो। टेलीग्राम में नहीं जा पाओगे, क्योंकि टेलीग्राम तुम्हारे पूरे रिकॉर्ड को, टेलीग्राम असल में क्लाउड बेस्ड भी नहीं है, क्लाइंट सर्वर है। वो कुछ डेटा को तुम्हारे मोबाइल में रखता है और कुछ डेटा को सर्वर पे रखता है, तो क्लाइंट सर्वर वाला है, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम कभी भी ऑन करना बिना नेट के, वो पूरा नहीं चलेगा, सारे मैसेज नहीं बता देगा, वो रुक जाएगा, वो उसका लोडिंग होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो डेटा तुम्हारे मोबाइल में नहीं है, वो क्लाउड पे है, वो सर्वर पे है। तो टेलीग्राम कैसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आधी चीज मोबाइल में होती है, आधी चीज सर्वर पे होती है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड है वो, ठीक है। व्हाट्सएप ऐसा है इसमें पूरी चीज मोबाइल में होती है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि व्हाट्सएप का भी डेटा रहता है, मान लो अगर तुम किसी मोबाइल में नंबर डालते हो और तुम्हारे पास कोई डेटा वेटा नहीं है, पुराना रिकॉर्ड नहीं है, और अगर व्हाट्सएप तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा, इसका मतलब व्हाट्सएप का पूरा डेटा कौन सा है, मोबाइल पे, यानी डेस्कटॉप बेस है। लेकिन अगर तुम्हें व्हाट्सएप थोड़ा डेटा दे, मतलब तुम्हें सारी चैट दे दे, व्हाट्सएप सारे ग्रुप में भी ऐड कर दे, सारी चैट भी दे दे, इसका मतलब वो क्लाइंट सर्वर हुआ, ठीक है। तो कुछ चीज़ हमारी क्लाइंट, अब तुम नोट्स वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो आजकल नोट्स के अंदर भी क्या आने लग गया, लॉगिन वगैरह आने लग गया। अब अगर तुम लॉगिन नहीं करते, नॉर्मल बस तुम नोट्स बनाते रहते हो,
तो नोट्स तुम्हारा डेस्कटॉप बेस के लाएगा, मतलब मोबाइल बेस के लाएगा, वो सारी चीज़ मोबाइल में रहेगी। मोबाइल गया, दूसरे मोबाइल में तुमने लिया दूसरा मोबाइल, उसमें सारे नोट्स नहीं आएंगे, लेकिन उसमें लॉगिन वाला सिस्टम है, तो तुम जैसे लॉगिन करोगे तुम्हारे सारे नोट्स दोबारा आ जाएंगे। वो क्लाइंट सर्वर हो गया, ठीक है। क्लाइंट सर्वर में अपने पास भी रहता है डेटा और सर्वर पे भी रहता है, क्लाउड पे भी रहता है। ऐसे ही वेब एप्लीकेशन होता है। वेब एप्लीकेशन मतलब जो चलेगा ही वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ से चलेगा। जैसे नेट बैंकिंग वगैरह का यूज़ अपन करते हैं आजकल, तो उसके बैंक वगैरह ने एप्लीकेशन निकाल दी, ठीक है। पहले तो अपन जाके वहाँ पर लॉगिन वगैरह करते थे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट से ही चलेगा बस। तो कई चीज़ों की वेबसाइट होती है, बस सिर्फ वेबसाइट, ठीक। आजकल तो क्या हुआ, ऐप का ज़माना ऐसा आ चुका है कि हर चीज़ की वेबसाइट भी होती है और हर चीज़ की एप्लीकेशन भी होती है, ठीक है। वर्जन कौन सा है बेटा, चीज़ अपने वर्जन टू वर्जन भी डिफर करती है। टेली में ही देख लो कई सारे वर्जन है, हर वर्जन के अलग काम होते हैं, ठीक है। फंक्शन एंड रिस्क कुड वेरी इन डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम एप्लीकेशन। और तुमने बहुत सी बार देखा होगा जब तुम नया वर्जन डाउनलोड करते हो उसमें लिखा होता है बग्स को फिक्स कर दिया उसने, ठीक है, ये वर्ड लिखा होता है, ठीक है। अब बग्स क्या होते हैं, कीटाणु, ठीक है, ये कीटाणु होते हैं मोबाइल के। ये मोबाइल के एप्लीकेशन में कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है, सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आने लग जाती है, वो सारी दिक्कत को ये हटा देते हैं, उसको बग्स बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब बग्स है उसके अंदर, तो ये बग्स को हटाते कैसे, नया वर्जन लेकर आते हैं। उसके बाद फिर आ गया इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब वही है इंटीग्रेशन, इंटरफेस विद इन सिस्टम। इंटरफेस एक अलग चीज होती है, लेकिन इंटरफेसेस विद इन सिस्टम का मतलब इंटीग्रेशन हो गया। कैसे सारे एप्लीकेशन आपस में जुड़ रहे हैं, इंटीग्रेट कैसे हो रहे हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल सिस्टम, ऑब्वियस बात है, मल्टीपल सिस्टम में तो देखेंगे अगर अलग अलग सिस्टम है तो वो इंटरफेस कैसे, मतलब वो कैसे इंटीग्रेट होते हैं एक दूसरे के साथ। ये सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हारा वर्जन कौन सा है, आर्किटेक्चर कैसा है तुम्हारा। अरे भाई इससे पूछने से क्या होगा, अगर आर्किटेक्चर उसका डेस्कटॉप बेस है, हाँ, आग लग गई, पिक्चर बन गई, वायरस आ गया, कुछ भी हो गया, डेटा उड़ गया उसका, तो फिर तो उससे पूछेंगे भाई डेस्कटॉप बेस है तो बैकअप कैसे रखा है तुम लोगों ने, और तुम बैकअप कैसे लेते हो, पर डे लेते हो, वीकली लेते हो, मंथली लेते हो, कैसे लेते हो। कुछ हो गया तो सॉफ्टवेयर को, उसके लिए कोई सिक्योरिटी है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम क्या करते हो, आई बात समझ में। तो डेस्कटॉप बेस होगा तो अपन उसकी सिक्योरिटी वगैरह के बारे में देखेंगे। क्लाइंट सर्वर है तो आपको टेंशन नहीं है, क्लाइंट के पास से हट भी गया डेटा तो सर्वर में मिल जाएगा, ठीक है। इन हाउस वर्सेस पैकेज, तुम लोगों ने बनवाया है या तैयार लिया है, ठीक है। अब अगर मान लो रेडीमेड है तो उसमें दिक्कत थोड़ी कम आती है। क्यों कम आती है, क्योंकि रेडीमेड है तो उसके सारे फीचर अपन को यूट्यूब वगैरह में सर्च करूंगा, मेरे को इसके बारे में बता तो बता देगा। लेकिन उसने खुद ने बनवाया है तो यूट्यूब पे मिलेगा हमारे क्लाइंट ने बनवाया इसके बारे में बता, बोले हमें तो नहीं पता है कैसे बनवाया उसने, और उसने क्या बनवाया है, क्या क्या चीज़ें रखी है, अपन को उसने क्या बताया क्या नहीं बताया, तो अपन को पूरा पता नहीं पड़ पाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन हाउस वाला, क्योंकि ये कौन समझाएगा अपन को। पैकेज वाले की तो क्लासेस भी चलती है, पैकेज वाले के तो बंदे भी मिल जाएंगे मेरे को, पैकेज वाले के तो अंदर मेरे को मैं खुद भी सीख सकूंगा। थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखकर मैंने देख लिया कि भाई ये फीचर्स होते हैं, ये ध्यान रखना होता है, ये करना होता है। इसके बारे में कौन सिखाएगा इन हाउस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आउटसोर्स एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी आउटसोर्स कर रखी है तुमने, कोई काम ऐसा है जो दूसरा करता है तुम्हारा, कोई चीज़ ऐसा है जो दूसरा मेंटेन करता है, ये रिकॉर्ड कोई दूसरा मेंटेन कर रहा है। उसके बाद की पर्सन, CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये नया है। CEO था चीफ एग्जीक्यूटिव, CFO था चीफ फाइनेंशियल, ठीक है, और भी थे कुछ चीफ 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 इंफॉर्मेशन ऑफिसर और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, और ये एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहले आता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये वो बंदा होता है जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है, ठीक है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्योरिटी ऑफिसर वो बंदा होता है जिसके ऊपर सिस्टम वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, डेटा वगैरह की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। यानी कि वो डेटा में एंटीवायरस वगैरह बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेटा का बैकअप बराबर हो रहा है नहीं हो रहा, डेटा उड़ तो नहीं जाएगा, ठीक है, या गलत डेटा एंटर तो नहीं हो जाएगा, ना गलत डेटा एंटर होने देता है ना डेटा को उड़ने देता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम भी आने नहीं देता। तो ये सबका सिक्योरिटी का ध्यान ही रखता है पूरा, ठीक है।
एंटीवायरस हुआ, फायरवॉल हुआ, जो भी सिक्योरिटी का इसको ध्यान रखना है, ठीक। साथ में एडमिनिस्ट्रेटर ही, एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो डे टू डे ऑपरेशन को संभालता है, डेली के जो काम हो रहे हैं ना उस पर ध्यान ही रखता है, ये बनवाता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है उसका, ये सिक्योरिटी का ध्यान देता है और ये डे टू डे ऑपरेशन का ध्यान देता है। तो ये सारे की पर्सन होते हैं, तो पूछ लो कौन कौन है ये और वो लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब ये पता पड़ जाएगा पर्सन कौन है 3, तो अपन उसको काम को देख लेंगे कि भाई सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे काम। ये सारी इंफॉर्मेशन अपन उससे पूछेंगे। तुम्हारे पास कितने सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कहाँ पर है, कितने हैं, कहाँ पर है, ठीक है, और कहाँ से बनवाए और क्यों बनवाए, कितने हैं, कहाँ पर है, कहाँ से बनवाए, क्यों बनवाए, ठीक है, किसने बनवाए, कौन काम करता है, कैसे ये काम करते हैं सिस्टम तुम्हारे, ठीक है, डेटा वगैरह का क्या है इसका, कितना काम तुम करते हो, कितना काम आउटसोर्स करते हो, तुम्हारे पास कितने एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो किससे बनवाए, वो क्यों बनवाए, वो किससे बनवाए, इन हाउस या पैकेज है, वो क्यों बनवाए, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, वो कैसे बने हुए, उसका आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है, वो कब बने हुए, उसका वर्जन क्या है, ठीक है, कैसे बनाए, कब बनाए, क्यों बनाए, कहाँ बनाए, किससे बनवाए, कौन चलाता है, कौन नहीं चलाता है, सब क्या, कौन, कब, कैसे, सारे सवाल तुम लोग उससे पूछो, ठीक है। अब आता है रिस्क। ये अपन सब सवाल पूछेंगे और सवाल पूछ के अंडरस्टैंडिंग लेंगे, हाँ। इन हाउस मतलब ये कि हमने बनवाया है या पैकेज यानी कि रेडीमेड लिया है, ठीक है। एक अपन डिजाइन करवाते हैं पूरा सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से, तब अपन अपने उसमें अपन पर्सनलाइज करवाते हैं कि भाई ये रखना ये सा। और मार्केट में नहीं आती यार, केक वगैरह खरीदते जाओगे तो रेडीमेड केक ले लो या तुम तुम्हारे हिसाब से बनवा लो भाई पर्सनलाइज, ठीक है। उसको बोल दो भाई ऐसा बनाना है मेरे को केक, तो वैसा बना दो। तो रेडीमेड केक आते हैं नहीं आते, आते, ठीक है। तो खाने पीने की कुछ चीज़ें भी ऐसी होती है, रेडीमेड भी आती है और अपन बनवा भी सकते हैं। अब आइसक्रीम की बात करें तो जनरली वो रेडीमेड ही आती है, जनरली। तुम ऐसे नहीं बोलोगे यार ये 2 फ्लेवर अच्छे लगते हैं, दोनों का मिक्स बना के दे मेरे को। मगर ये चीज़ किस में मिलती है, मैं कहता हूँ आइसक्रीम जो जनरली होती है, जनरली जो होती है वो तो रेडीमेड ही आती है जनरली, ठीक है। तुम स्कूप वगैरह भी लेते हो तो बने बनाए होते हैं ना, वो थोड़ी वहाँ बनाता है बैठ करके, ऐसा कह रहा हूँ। जनरली रेडीमेड होता है, ठीक है। हाँ, वो स्कूप वगैरह मिलाकर भी देता है। अभी 60 रुपये वाला बास्केट रॉबिन्स देगा, है ना, 30 रुपये का कप या 60 का कप। अरे वो 12 से 12 देगा, पता नहीं डेट निकल गई या अब आएगी। आ जाओ बेटा, इतनी पढ़ाई कर लो बास्केट रॉबिन्स खुद ही खोल लो घर पे। आ जाओ। रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम। अब आईटी सिस्टम से कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं? सबसे पहला भाई एक एक चीज इन डेप्थ समझा रहा हूं, एक एक चीज, एक एक वर्ड, कोई वर्ड छोड़ नहीं रहा। किसी में फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब आता है सबसे पहला पॉइंट, पोयम है पोयम, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। ये है बेटा प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट एक बार पढ़ना है, एक बार। अब चाहो तो ऐसे बोल लो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, या ऐसे बोल लो प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, ठीक है। अब क्या मतलब है समझ लो। डेटा का प्रोसेस क्या हो रहा है? इनएक्यूरेट मतलब एक्सेल में फॉर्मूला गलत लगा दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला ऐसे लगा हुआ है एक्सेल के अंदर कि फीस लेंगे 30,000 और फॉर्म फीस है 1,000, टोटल मिलाकर आएगा 31। और टोटल वाले कॉलम पे गलत फॉर्मूला ये लगा दिया कि पहला सेल दूसरे सेल से माइनस होगा, तो फीस हो गई 31 की जगह 29, 2,000 का घाटा। अब जब फॉर्मूला ही गलत लगा दोगे तो बार बार वहां पर जब इंफॉर्मेशन लिखने जाओगे भाई ये फीस, या बच्चे जो फीस दे रहा है उसमें 3 इंस्टॉलमेंट में फीस आ रही है और तीसरी इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला लगा हुआ है, तीसरी इंस्टॉलमेंट का जो सेल है उसको फॉर्मूले में काउंट ही नहीं किया, तो जब भी बच्चा तीसरी इंस्टॉलमेंट देता है फीस 0 होती ही नहीं, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट में फीस कंप्लीट होती है,
तो तीनों इंस्टॉलमेंट का माइनस करने का फॉर्मूला लगाएंगे, सेल में से टोटल में से माइनस का फॉर्मूला। तो बैलेंस वाले कॉलम में अपने आप बैलेंस कम होता जाएगा, पहले इंस्टॉलमेंट आएगी बैलेंस अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें तो फीस लिखनी है, वो अपने आप कम कर देगा। लेकिन अब फॉर्मूला ही गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो भले डेटा सही एंटर किया है मगर प्रोसेस क्या होगा, इनएक्यूरेट होगा, ठीक है। तो एक तो ये होता है इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, और एक होता है प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, डेटा ही गलत फीड किया। एक बच्चे ने 10,000 फीस दी, 1,000 लिख दी, 1 0 कम लगाया, तो डेटा ही गलत फीड किया, ठीक है। तो एक होता है डेटा सही अपन ने एंटर किया, ठीक, मगर प्रोसेस गलत हो रहा है। एक है प्रोसेस तो सही हो रहा है, हमने डेटा गलत एंटर किया है, ठीक है। बहुत से बार बोलते हैं अपन कि यार हमें तो इतना शो कर रहा है यहाँ पर, हमारा सॉफ्टवेयर तो ये दिखा रहा है, तो बोलते तुम्हारा सॉफ्टवेयर गलत होगा, इतना रुपये दे चुके हो तुम्हें, तुम्हारा सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, हम क्या करें, ठीक है। तो पहला रिस्क इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। दूसरा अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, जिसको एक्सेस मिलना चाहिए उसके पास ही होना चाहिए एक्सेस, उसके अलावा किसी के पास पहुंच गया तो उसे बोलते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो, रिस्क पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है। अपना काम शुरू हो गया यहाँ से, ऊपर से ही हो गया ना अंडरस्टैंडिंग से, अब रिस्क देख रहे हैं अपन क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क है इसके अंदर, ठीक है। फिर रिस्क पढ़ने के बाद पता है क्या पढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। तो ऊपर पढ़ेंगे रिस्क और नीचे पढ़ेंगे उसका इम्पैक्ट, ठीक है। एक बात तो तुम्हें याद ही है, रिस्क ज्यादा हो तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर वो तो सदाबहार है, इंक्रीज सब्सटेंशियल चेकिंग अगर रिस्क ज्यादा हो, आग बन कहीं भी लिख दो इसको। चलो वापस आते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। दोबारा अब अनऑथोराइज्ड का एक्सेस का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक्सेस 3 बंदों के पास है, पासवर्ड वगैरह उनके पास है, वही एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर एक बंदे को जॉब से निकाल दिया तो क्या कोई सिस्टम है कि जॉब से निकाल दे उसकी आईडी बंद हो जाती है, दूसरा बंदा आया उसकी नई आईडी इशू होती है, या दूसरे बंदे को वही आईडी इशू कर देते हो, वो घर बैठ के चला रहा है, उसको आईडी को खोल रहा है, लॉगिन कर रहा है, तुम्हारे अंदर सिस्टम में एंटर हो रहा है वो, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कि बंदा जैसे काम छोड़ के जाए, हाथों हाथ उसकी आईडी को क्या कर दे, डीएक्टिवेट कर दे, बंद कर दे, क्लोज कर दे, भले फिर नया आईडी पासवर्ड लग के नई आईडी बनाए, क्योंकि अगर उसकी आईडी चालू रहेगी तो घर में बैठा बैठा काम कर लेगा, हाँ घर में बैठा बैठा डेटा को चेंज कर देगा। समझ में आई बात। चलो अरे अपन ऐसे बोल रहे कि अपन ने 3 लोगों को एक्सेस दे रखा है, ठीक है। तो 3 लोगों को एक्सेस दे रखा है आईडी पासवर्ड से। अब वो आईडी पासवर्ड चौथे के पास जाए, 5वें के पास जाए, 8वें के पास जाए, 10 लोगों के पास जाए, जितने के पास जाएगा आईडी पासवर्ड कोई भी एक्सेस कर सकेगा। अपन ने आईडी पासवर्ड सिर्फ 3 लोगों को ही बता रखा है, तो 3 लोग एक्सेस कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस अलग चीज होती है भाई, ठीक है। एक होता है आईडी पासवर्ड का एक्सेस मैंने 3 लोगों को दे रखा है, मतलब 3 लोगों को ही आईडी पासवर्ड बता रखा है मैंने। अब जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालना है तो उसका आईडी पासवर्ड यहाँ पर 3 लोगों के पास है, वो 3 लोग के पास ही आईडी पासवर्ड है, वो हमारा यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं पूरा, ठीक है। अब कोई जॉब छोड़ रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए था, यूट्यूब का पासवर्ड ही बदल देना चाहिए था, क्योंकि यूट्यूब की आईडी तो अलग अलग होती नहीं है ना। मेरी आईडी, हमारी कोचिंग की आईडी मैंने एक पर्सन को दे रखी है, 3 पर्सन को, उसमें से अगर एक काम छोड़ के जा रहा है तो मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए यूट्यूब। अगर नहीं करूँगा तो बेटा वो घर पे डिलीट कर रहा है, वो बोल रहा है अच्छा मेरे को निकाला काम से, ये लो आपकी सारी वीडियो डिलीट, पूरा कचरा कर दिया उसने। तो यार अब बैकअप भी नहीं होता इसका, तो कहाँ से लाएंगे वापस वीडियो। तो ये समझ गए अनऑथोराइज्ड एक्सेस। डायरेक्ट डेटा चेंजेस, बैकएंड चेंज, भाई बैकएंड में चेंज कर रहा है, बैकएंड में चेंज कर रहा है मतलब जैसे मान लो क्या होता है कि अपन लोग जो सेल वगैरह करते हैं ना, तो ऐसे बार कोड से स्कैन करता है, इसको स्कैन करते ही वो प्रोडक्ट का नाम आ जाता है, फिर नाम आने के बाद एक प्राइस लिस्ट बनती है, मास्टर प्राइस, मास्टर लिस्ट, प्राइस की मास्टर लिस्ट बनती है। तो क्या करता है प्रोडक्ट अपनी प्राइस वहां से लेता है मास्टर लिस्ट में से। तो अगर मास्टर लिस्ट में ही चेंज कर दिया, ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्राइस ही गलत आएगी, ठीक। तो ये होता है बैकएंड चेंज। बैकएंड चेंज में क्या होता है, कोई डेटा को भी चेंज कर देता है, प्रोग्राम में कोई कोडिंग वोडिंग से थोड़ा हेरफेर कर देता है, तो प्रोग्राम सही से काम नहीं करता, ठीक है। रिश्तेदार आ रहे हैं, डिस्काउंट का बढ़ा दिया थोड़ा वहाँ जाके परसेंटेज, ताकि रिश्तेदार को अच्छे में माल बेच दे, अच्छी परसेंटेज में, ठीक है। फिर रिश्तेदार गए वापस उसको सेट कर दिया, कम कर दिया पर डिस्काउंट को। तो ऐसा बैकएंड चेंज तो नहीं कर रहा कोई, ठीक है। ये डायरेक्ट डेटा चेंज।
उसके बाद एक्सेसिव एक्सेस, एक ही बंदे को सारा एक्सेस दे दिया, ये भी तू देख ले, ये भी तू देख ले, पैसा भी तू रिकॉर्ड कर, ये भी तू रिकॉर्ड कर। अब वो क्या कर रहा है, सारी चीजें वो देख रहा है ऑनलाइन, तो क्या कर रहा है, डमी एंट्री वगैरह मार रहा है, ठीक है। या वो कोई एक सेल गायब कर देता है, उसका पैसा खुद ही रख लेता है, उसको याद है वैसे ही पूरा ट्रांजेक्शन तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, सेल को मैं गायब कर भी दूंगा तो चेक भी मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है, चला भी मैं ही रहा हूँ, मॉनिटर भी मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं सेल को अगर गायब भी कर दूंगा तो कोई देखने आएगा ही नहीं, और सेल को गायब कर दिया और पैसा अपने जेब में रख लिया। क्यों? क्योंकि सेल भी वही चला रहा है, सेल का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी वही देख रहा है, और कैश के सारे ट्रांजेक्शन भी वही देख रहा है। तो सेल और कैश के दोनों ट्रांजेक्शन उसको ही दे रखे। ऐसा मत करो भाई, सेल और कैश का उसको दे दोगे तो सेल गायब करके कैश रख लेगा अपने पास, ठीक है। आई बात समझ में? अब एक्सेसिव एक्सेस वाले बंदे को बोलते हैं सुपर यूजर। जिस बंदे के पास एक्सेसिव एक्सेस होता है, ज्यादा एक्सेस होता है, उसको बोलते हैं सुपर यूजर्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है प्रिविलेज एक्सेस, ठीक है। लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी को सेग्रीगेट अच्छे से नहीं किया। अब ड्यूटी को अच्छे से सेग्रीगेट नहीं करोगे, किसी को ज्यादा दे दिया एक्सेस, किसी को कम दिया, तो ये एक्सेसिव एक्सेस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अनऑथोराइज्ड चेंजेस ऑफ इन टू सिस्टम और प्रोग्राम, सिस्टम में कोई चेंज कर दिया, प्रोग्राम में कोई चेंज कर दिया, जैसे ऊपर डेटा में चेंज कर रहा था, या सिस्टम प्रोग्राम में कोई चेंज कर रहा है, ठीक है, कोई चीज़ बदल दी सिस्टम में जाके, ये कोडिंग वगैरह वाली बात आ गई, ठीक है। वह मास्टर प्राइस लिस्ट में चेंज कर रहा था, या कोडिंग वॉडिंग करके प्रोग्राम में थोड़ा चेंज कर दिया। लो अभी चलाओ, कैसे चलाओगे? फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम। एक होता है ये डायरेक्ट चेंज, ठीक है, बैक एंड चेंजेस, मतलब कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो नहीं करने होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो करने होते हैं मगर नहीं किए, करने में फेल हो गए। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, जो चेंज करने चाहिए वो तो नहीं करे, और जो नहीं करने थे वो जाके कर दिया, डायरेक्ट चेंजेस कर दिया डेटा में, ठीक है। और लास्ट ये रिस्क तो होता ही होता है डेटा खो जाने का, लॉस ऑफ डेटा। अब इसको याद रखेंगे अपन, सीए की दीदी, सीए की दीदी, दीदी दीदी बहना, सीए की बहना, सी चेंजेस, ए एक्सेस, डी डेटा, डी ड्यूटी। 3 2 2 1, 3 2 2 1। सीए की दीदी, एक होता है अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम। चलो सुनो, इस लड़के ने एक क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब भी देता हूं। ऐसा पूछा करो, तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा। आ जाओ। इसने कहा डायरेक्ट डेटा चेंज और अनऑथोराइज्ड चेंजेस में क्या फर्क है? डायरेक्ट डेटा चेंज में मैंने तुम्हें बताया मास्टर प्राइस इसको चेंज कर दिया। एक होता है अनऑथोराइज्ड चेंज। अनऑथोराइज्ड चेंज का मतलब होता है कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो ऑथोराइज्ड पर्सन ही कर सकता है या उसकी परमिशन से कोई कर सकता है, ऐसा होता है चेंज। कुछ चेंज सिस्टम में ऐसे होते हैं जिसको ऑथोराइज्ड पर्सन की परमिशन से ही किया जाता है, या तो ऑथोराइज्ड पर्सन करेगा या उसकी परमिशन से अपन करेंगे, ठीक है। ऐसे चेंज को कोई बंदा ऑथोराइज्ड पर्सन से पूछे बिना खुद कर दे, ना तो उससे परमिशन ले ना वो करे, और दूसरा कोई बंदा कर दे चेंज, ठीक है, उस चेंज को बोलते हैं अनऑथोराइज्ड चेंज। समझ गए? जो बड़े बड़े सिस्टम के अंदर चेंजेस करने होते हैं ना, कोई नई चीज़ लानी है, कोई नया चेंज करना है, कोई नया चीज़ उसके साथ जोड़नी है सिस्टम के साथ, ठीक है। तुमने देखा होगा ऐप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें परचेज करने की होती है, तो ये सारे जो चेंजेस वगैरह अपन करेंगे ना, ये सब ऑथोराइज पर्सन करेगा जिसके पास ऑथोरिटी, ठीक। और ये होता है डायरेक्ट डेटा चेंजेस, और बैकएंड में जाके तुमने चेंज कर दिया, कुछ बदल दिया उसके अंदर, ठीक है, उससे पूरा दिक्कत आ गई चीज़ों में। हाँ, डेवलपर ही करेगा या उसकी परमिशन से ही कोई करेगा। डायरेक्ट चेंज के, हाँ, डायरेक्ट चेंज के अंदर किसी ने भी मतलब डेटा में क्या कर दिया, ऐसा चेंज कर दिया
बैकएंड में जाके, जिससे क्या हुआ कि अपना जो ओरिजिनल डेटा था उसमें भी चेंजेस आ गए बहुत सारे। तो बैकएंड में जाके चेंज करना मतलब जैसे मास्टर प्राइस इसको बदल देना, ठीक है, तो उससे फिर डेटा में भी चेंज आ जाएंगे सारे। और हाँ, सिस्टम और प्रोग्राम ही चेंज कर रहे हैं इसमें पूरा, ठीक है। चलो ये हो गया सीए की दीदी। 3 पॉइंट है चेंज के, एक डेटा चेंज, एक सिस्टम चेंज और एक नो चेंज, ठीक है। डेटा चेंज, सिस्टम चेंज, नो चेंज, होगा 3 पॉइंट। डेटा चेंज, सिस्टम या प्रोग्राम चेंज और नो चेंज, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, नो चेंज हो गए। एक्सेस, गलत को एक्सेस दे देना या सही को देना मगर ज्यादा दे देना। तो एक्सेस के अंदर गलत और सही, गलत को अनऑथराइज और सही को ज्यादा देना मतलब एक्सेस, ठीक है। डेटा के 2, डेटा का आना और डेटा का जाना। जाना मतलब लॉस ऑफ डेटा, ठीक है, और आना मतलब इनएक्यूरेट डेटा का आना, गलत का आना, सही का जाना, ठीक है। ये डेटा में आ गया। डेटा में क्या है? गलत का आना, सही का जाना। चेंजेस में क्या था? डेटा चेंज, प्रोग्राम सिस्टम चेंज, नो चेंज। डेटा चेंज, सिस्टम चेंज, नो चेंज। एक्सेस में क्या था? सही और गलत। एक्सेस में था सही और गलत। गलत को एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस, सही को ज्यादा एक्सेस, एक्सेसिव एक्सेस, ठीक है। उसके बाद डेटा के अंदर आना और जाना, गलत का आना, सही का जाना, ठीक है। और ड्यूटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। खत्म हो गए सीए की दीदी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में।